हेलो बच्चों, ये प्लांट किंगडम चैप्टर का वन शॉट वीडियो है और इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम के हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो ये चैप्टर आपके टिप्स पर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस प्लांट किंगडम चैप्टर में हम किस किस के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब प्लांट किंगडम के मेंबर्स जो हैं वो कौन होते हैं। देखो, इस अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी जो यूनिसेलुलर और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें भी एक डिफरेंस होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और वो यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। हर सेल का एक कंट्रोलर होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल, और अगर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग हो तो उस कवरिंग को बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उस सेल को हम बोल देंगे यूकैरियोट। और अगर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई कवरिंग ना हो तो उसको हम बोल देंगे प्रोकैरियोट। अब ये मत बोलना कि ये कवरिंग है, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन। जो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, जिनमें सेलुलोज की सेल वॉल बनी है और जिनमें क्लोरोफिल जो है पिगमेंट देखने को मिलता है, वो सारे के सारे प्लांट किंगडम में आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लांट किंगडम के मेंबर्स जो हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने न्यूट्रिशन की खुद व्यवस्था करते हैं। तो जिनमें ये करेक्टर्स हैं वो प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हम प्लांट किंगडम में किस किस के बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो प्लांट किंगडम में आज के टाइम में अगर हम देखें तो प्लांट किंगडम में एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। तो कैसे कैसे जो है प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम समझे तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने किंगडम वर्ड का यूज किया और इस अर्थ पर जितने भी लिविंग है उनको दो किंगडम में बांट दिया। एक किंगडम उन्होंने बनाया प्लांटी और एक किंगडम उन्होंने बनाया एनिमेलिया। उन्होंने ये बोला कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उनको तो प्लांटी में रख दो और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है उनको एनिमेलिया में रख दो। फिर टाइम के साथ में ये देखा गया कि 1969 में जब आर एच विटेकर नाम के साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या किया कि प्लांटी में से कुछ मेंबर्स को निकाल करके एक अलग ही किंगडम बना दिया और किंगडम का नाम रख दिया फंजाई। ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत में हमें समझाया गया है कि जिस प्लांटी किंगडम को आज आप देखते हो वो शुरुआत में वैसा नहीं था। बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो प्लांटी किंगडम में आते थे, लेकिन टाइम के साथ में इनमें से उन मेंबर्स को निकाला गया और अलग अलग किंगडम में रख दिया गया। तो 1969 में आर एच विटेकर ने 5 किंगडम बना दिए। फिफ्थ नंबर का जो किंगडम बना वो फंजाई था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। अब हम देख लेते हैं कि ये प्लांटी का ये जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे कैसे किया गया। तो शुरुआत में क्या किया जाता था कि सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि हैबिट देख ली, कलर देख लिया, नंबर देख लिया, शेप ऑफ लीव्स देख ली, ये कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और साथ ही साथ में कुछ जो है वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन किया जाता था। ऐसे क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो कैरोलस लीनियस ने भी दिया था और एरिस्टोटल ने भी दिया था। लेकिन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां रही। एक तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को और साथ ही साथ में जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई। ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में दोनों के दोनों कैरेक्टर रहते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बहुत जल्दी चेंज करता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को जल्दी चेंज नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों को आप इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हो, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं उनका चेंजिंग का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एक कमी क्या रही आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, कि सिर्फ कुछ कैरेक्टर के बेसिस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। फिर टाइम के साथ में चेंज हुआ और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस किया गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये बोला गया कि इसमें सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही ध्यान में नहीं रखेंगे, ना सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो आपको बाहर से दिख जाते हैं मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके साथ साथ में हम इंटरनल कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे। और इंटरनल कैरेक्टर्स में हम ध्यान देंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर, एनाटॉमी पर, एम्ब्रियोलॉजी पर और फाइटोकेमिस्ट्री। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। सिर्फ एंजियोस्पर्म जो हैं उन्हीं में फ्लावर देखने को मिलते हैं।
फिर धीरे धीरे क्लासिफिकेशन के और प्रोसीजर डेवलप हुए और एक सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें ये बोला गया कि आप ये सारे कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स, इनको तो ध्यान में रखो ही, साथ साथ में आप ये ध्यान रखो कि कोई लिविंग जो है इसके एंसेस्टर कौन थे, मतलब इसका किससे ओरिजिन हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखो। मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उनको भी ध्यान में रखा जाए, तो उस क्लासिफिकेशन को बोल देते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो तैयार करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फोसिल प्ले करता है। हम किसी भी लिविंग के फोसिल देखें तो हम बता सकते हैं कि किससे क्या सिमिलरिटी है, इसका किससे ओरिजिन हुआ होगा। लेकिन मान लो फोसिल प्रेजेंट नहीं है, तो फिर कुछ अलग तरीके हैं इवोल्यूशनल रिलेशनशिप डिक्लेयर करने की। तो इसमें एक तो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये कहती है कि जब भी कोई नया लिविंग मिले, उसके सारे कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं उन सबकी लिस्ट बना लो और नंबरिंग दे दो, 1 नंबर पे ये, सेकंड ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये। फिर आप इसमें कंप्यूटर्स का, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स को आप राइट डाउन करोगे तो आप एक ह्यूमन बेस्ड जो है ये क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, इसमें आप कंप्यूटर्स का यूज करो और फिर कंप्यूटर्स के बेसिस पर जो है जो पहले लिविंग मिले हैं उनसे उनका कंपैरिजन करो और फिर इसको क्लासिफाई करो। तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। एक तरीका है, जब भी कोई नया लिविंग मिला उसकी सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम का और बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसको साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक तरीका होता है कीमोटैक्सोनॉमी, कि कोई भी लिविंग जो आपको मिले हैं उन लिविंग में कैसे केमिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो केमिकल के बेसिस पर, ऐसा किसी और लिविंग में भी सेम केमिकल मिला तो इसके बेसिस पर सिमिलरिटी बताओ और उसके बेसिस पर जो लिविंग मिले हैं उनको क्लासिफिकेशन करो। लिविंग में मतलब प्लांट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ। सिर्फ आर्टिफिशियल में तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा जाता था, नेचुरल में मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया, और फाइलोजेनेटिक में इवोल्यूशन रिलेशनशिप पर ध्यान दिया गया। और ये 3 तरीके ऐसे हैं जिसमें अगर आप फोसिल अवेलेबल ना हो तो किस किस तरीके से हम रिलेशनशिप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम के एक एक डिवीजन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में। देखो, प्लांट किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनको 5 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। सबसे बेसिक लेवल पर जो आती है वो एल्गी होती है। एल्गी जो है वो मेनली वाटर एरियाज में देखने को मिलती है। इस एल्गी जो है वो प्लांट का मेंबर है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। सिंपल बॉडी होती है, थैलोइड बॉडी होती है, मतलब रूट, स्टेम, लीफ, ट्रू वाले जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। सिर्फ ऐसे ऐसे फैली सी बॉडी होती है एल्गी में। प्लांट के मेंबर हैं तो ऑटोट्रोपिक होंगे, खाना खुद बनाएंगे। मेनली जो है वो वाटर में प्रेजेंट होती है, मतलब एक्वेटिक होती है, और वाटर में भी दोनों तरीके के वाटर में, फ्रेश वाटर में भी और मैरीन वाटर में भी। ये जो एल्गी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका हैबिटाट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रखता है। तो एल्गी है उसकी अगर हम साइज की बात करें तो वो छोटा भी हो सकता है एल्गी और बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि कैल्प्स होते हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी बॉडी होती है, मतलब काफ़ी फैली फैली बॉडी होती है। अगर एल्गी में हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव तरीके से भी, एसेक्सुअल तरीके से भी और सेक्सुअल तरीके से भी। तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि वेजिटेटिव टाइप का मतलब ये होता है कि बॉडी की किसी भी पार्ट से जो है वो नई प्रोजीनी बन जाए, नई एल्गी बन जाए। एसेक्सुअल मतलब एक ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व हो, और सेक्सुअल मतलब एक मेल हो एंड एक फीमेल हो। ये जो एल्गी होते हैं एसेक्सुअल तरीके से जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब एल्गी में, तो इनमें स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स होते हैं जूस्पोर्स। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी में 3 अलग अलग टाइप के जो है वो गैमेट्स बन सकते हैं। अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर हों तो उसको आइसोगेमस कंडीशन बोलेंगे। अगर मेल और फीमेल जो है वो दोनों डिफरेंट हो, डिसिमिलर हो साइज में, तो इसको एन आइसोगेमस कंडीशन बोलेंगे। और अगर मेल जो है वो हमेशा स्मॉल हो और मोटाइल हो, और फीमेल जो है वो हमेशा लार्ज हो और
और नॉन मोटाइल हो तो इस कंडीशन को ऊगैमस बोलते हैं। एल्गी जो है उसको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और क्लासेस के नेम है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि बेसिस क्या है, किस एल्गी में कैसे फूड जो है वो स्टोर्ड हो रहा है उसके बेसिस पर, और इसके अलावा एल्गी जो है उसमें पिगमेंट्स किस टाइप के प्रेजेंट है। तो ये 2 रीजन है जिसके बेसिस पर एल्गी को 3 क्लास में बांटा गया है। ये बात जो है वो इस चैप्टर की समरी में दे रखी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन बेसिस क्या है। अब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये एल्गी की जो 3 क्लास है इनको यहाँ पर एक टेबल के थ्रू समझा रखा है। देखो एल्गी जो है वो कोई सी भी हो, चाहे ग्रीन एल्गी हो, चाहे रेड एल्गी हो, चाहे ब्राउन एल्गी हो, तीनों की तीनों एल्गी जो है वो वाटर में मिलती है और तीनों तरीके के वाटर मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी, ब्रैकिश वाटर में भी, सॉल्ट वाटर में भी। जो क्लोरोफाइसी होते हैं उनका कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी, जो फियोफाइसी होते हैं उनका कॉमन नेम होता है ब्राउन एल्गी, और जो रोडोफाइसी होते हैं उनका कॉमन नेम होता है रेड एल्गी। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट देखने को मिलता है। क्लोरोफाइसी में फूड जो है वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। सेल वॉल मिलेगी क्योंकि प्लांट के मेंबर है, प्लांट में जो है वो सेल वॉल देखने को मिलती है हर सेल में, तो सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा सेल वॉल में। और अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें 2 से 8 नंबर तक कितने भी फ्लैजिला हो सकते हैं, लेकिन जितने भी फ्लैजिला होंगे वो अपाइकल होंगे। मान लो ये एक एल्गी है तो इसके टिप वाले पार्ट पे ऐसे होंगे और सारे इक्वल होंगे, ठीक है। फियोफाइसी की अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम ब्राउन एल्गी होता है। इसमें पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होते हैं। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी में फूड जो है वो मैनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्म में स्टोर होता है। सेल वॉल जो है उसमें सेल्यूलोज और एल्जिन देखने को मिलती है। में ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला मिलेंगे, दोनों अनइक्वल होंगे और लेटरल साइड पे होंगे, मतलब इस तरीके से लेटरल साइड पे होंगे। रोडोफाइसी की अगर हम बात करें, रेड एल्गी, इसको आप ऐसे याद कर लो कि ये गुस्से वाला है, तो इसने फ्लैजिला वेजिला के लिए बिल्कुल मना कर रखा है कि मुझे कोई फ्लैजिला की रिक्वायरमेंट नहीं है। रेड एल्गी में पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन देखने को मिलते हैं। रेड एल्गी में फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और सेल वॉल जो है उसमें सेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एल्गी का बेनिफिट क्या है। हमारी ये जो अर्थ है उस अर्थ पर जितना भी CO2 फिक्सेशन हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो इसका लगभग अबाउट हाफ CO2 फिक्सेशन जो है वो एल्गी करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखने हैं। अभी मैंने बताया कि एल्गी जो है वो वाटर बॉडीज में देखने को मिलते हैं, तो वाटर बॉडीज में भी ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो वाटर बॉडीज में जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो O2 ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो इसकी वजह से जो वाटर है उसमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं एल्गी। इसके अलावा अच्छा, ये जो एल्गी होते हैं इनको फूड के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी स्पीसीज है एल्गी की, मैरीन एल्गी की, जिनको यूज़ किया जाता है एज ए फूड सोर्स, लेकिन यहाँ पर 3 एग्जांपल दे रखे हैं, पोरफाइरा, लेमिनेरिया और सेरकेसम। ये जो एल्गी है उनको जब हम देखते हैं तो उनमें सबसे बाहर सेल वॉल होगी, उसके बाहर इस तरीके की जो है वो स्लाइमी लेयर होती है जिसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। इस तरीके की जो स्लाइमी लेयर है वो ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एल्जिन एक तरीके की स्लाइमी लेयर जो ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है, और कैरेगिन जो है वो रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है। इन दोनों का, एल्गिन का और कैरेगिन का, कमर्शियली यूज किया जाता है। इसी तरीके का एक फॉर्मेशन और रिलीज होता है एल्गी के द्वारा जिसको अगर बोलते हैं, और इस अगर का यूज जो है वो किया जाता है काफी ज्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते, उनको अगर हमें किसी लैब में ग्रो करना है तो अगर जो है वो एक अच्छा मीडियम है जिसमें इनको ग्रो किया जा सकता है, किनको, माइक्रोब्स को। ये जो अगर है उसको जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो एल्गी है उनसे ऑब्टेन किया जाता है, और अगर का इसके अलावा आइसक्रीम और जेलीज में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा एक तरीके का एल्गी होता है क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी है। अभी तो प्रेजेंट टाइम में देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन इसको जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। तो क्लोरेला को स्पेस ट्रेवलर, वो इसको फूड सोर्स के रूप में यूज करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन का कंटेंट काफी अच्छा खासा होता है। तो एल्गी के बारे में हमने बेसिक बातें की। अब हम बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट की। देखो इस अर्थ पे धीरे धीरे जब प्लांट डेवलप हुए होंगे तो सबसे पहले जो है वो इस अर्थ पे इस तरीके की फैली सी बॉडी मिली एल्गी की। फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई और जो ब्रायोफाइट है उनमें ट्रू रूट, ट्रू लिप,
ट्रू स्टेम जैसे स्ट्रक्चर तो ब्रायोफाइट में नहीं बनती है, लेकिन स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रायोफाइट में जाकर के बनने लग जाती है। ये जो ब्रायोफाइट होते हैं, जिस तरीके से एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं कि वो सोइल पर रह सकते हैं, लैंड पर रह सकते हैं, लेकिन उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वही कहानी जो है वो ब्रायोफाइट में देखने को मिलती है। ब्रायोफाइट को जो है वो दो ग्रुप में बांटा जाता है। ब्रायोफाइट में एक तो आते हैं लिवरवर्ट्स और एक आते हैं मोसेज। लिवरवर्ट्स जो है वो पहले डेवलप हुए और मोसेज जो है वो बाद में डेवलप हुए। तो यहाँ पर जो है वो डायग्राम के थ्रू चीजें समझा रखी है। ये जो एग्जाम्पल है ये लिवरवर्ट्स का है और मार्केंशिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट देखने को मिलते हैं। मतलब एक प्लांट जो है वो मेल की तरह बिहेव करेगा और एक प्लांट जो है वो फीमेल की तरह बिहेव करेगा। ये जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, वो गैमेटोफाइट होती है। देखो प्लांट जो होते हैं उनकी लाइफ में दो अलग अलग इवेंट्स देखने को मिलते हैं। कभी उनमें जो है वो गैमेटोफिटिक बॉडी देखने को मिलती है और कभी स्पोरोफाइट बॉडी देखने को मिलती है। गैमेटोफिटिक बॉडी जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होगी और स्पोरोफिटिक बॉडी जो है वो हमेशा डिप्लॉइड होगी। गैमेटोफाइट बॉडी जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी और स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। तो ब्रायोफाइट में क्या होता है कि ये जो मार्केंशिया है इसमें ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिट है तो हर सेल में जो है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे। ये मेल है, ये फीमेल है, तो मेल से मेल गैमेट बनेगा, फीमेल से फीमेल गैमेट बनेगा। फिर जो मेल गैमेट है वो वोटर का यूज करके फीमेल के पास में आएगा और फीमेल की बॉडी में अंदर एंटर करेगा, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फीमेल गैमेट है, हैप्लॉइड है, यहाँ से मेल गैमेट आया हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो डिप्लॉइड कंडीशन बन जाएगी और डिप्लॉइड कंडीशन बन करके फर्स्ट जो सेल बनेगी वो होगी जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो इसी मेन प्लांट, ये जो मेन प्लांट है ना इसी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब यहीं पर ये जो है वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करके जो है इस तरीके से जो जाइगोट है वो डिवाइड कर करके जो है उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये जो बेसिक लेवल पर जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको तो फुट बोल देंगे, ये ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको सीटा बोल देंगे और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको कैप्सूल बोल देंगे। अब नीचे जो मेन प्लांट बॉडी है ना वो तो हैप्लॉइड है और ऊपर जो बॉडी बनी है बेटा वो डिप्लॉइड है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो सेल्स जो हैं वो स्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि ऊपर जो बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइट बॉडी है। तो स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो यहाँ पर कैप्सूल में जो मदर सेल्स है, स्पोर मदर सेल, वो मियोसिस करके, और मियोसिस जब होता है तो एक सेल से 4 स्पोर बनेंगे, अंदर ही स्पोर बनेंगे। फिर ये कैप्सूल जो है वो ब्रेकआउट होगा, स्पोर बाहर निकलेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे हर एक स्पोर और मेन प्लांट बॉडी बना देंगे। इस तरीके से ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल जो है वो देखने को मिलती है। अब जो मोसेज होते हैं ब्रायोफाइट में उनकी अगर हम बात करें तो ये सेम, ये देखो ये राइजोइड जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रियल रूट नहीं है ब्रायोफाइट में, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। ये एग्जाम्पल दे रखा है मोसेज का, और मोसेज में भी किसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम दे करके आपको समझा रखा है। तो यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफिटिक है। गैमेटोफिटिक है तो इसमें जो मोसेज होते हैं ना ब्रायोफाइट में, उनमें मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। तो मान लो यहाँ पे मेल जो है वो सेक्स ऑर्गन बन रहा है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन बन रहा है। मेल से मेल गैमेट बना और मेल गैमेट जो है वो फीमेल की बॉडी में अंदर एंटर करेगा एक ही प्लांट पर। अंदर एंटर करके वही सेम बात होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बना, जाइगोट जो है वो डिवाइड कर करके ऐसे स्ट्रक्चर बना देगा, ये स्ट्रक्चर। तो ये जो नीचे ये फुट है, ये सीटा है और ये कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी उनको बोलेंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस के थ्रू एक सेल 4 स्पोर बनाएगी, कैप्सूल फटेगा, स्पोर बाहर निकलेंगे। और फिर इसमें क्या होता है, उसमें तो देखो जैसे स्पोर ने जर्मिनेट किया मेन प्लांट बॉडी बना दिया मार्केंशिया में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये जो स्पोर है वो पहले जर्मिनेट करके पहले ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, हाइफी जैसे स्ट्रक्चर। फिर इसमें हाइफी जो है वो ही ऐसे फैल करके क्या बना देगा, माइसीलियम बना देगा। और फिर इसके लेटरल साइड पे जो है वो एक बड निकलेगी और उस बड से जो है वो इस मेन प्लांट का फॉर्मेशन होगा।
तो जो ब्रायोफाइट है उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि इनको मेल को फीमेल के पास, भले ही एक प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन मेल को फीमेल के पास अगर आना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट होते हैं। अब एक बात और बता देती हूँ कि इस ब्रायोफाइट का बेनिफिट क्या है। देखो ब्रायोफाइट जो होते हैं ना, उनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो है वो कम होता है, मतलब इनसे पैसे जो है वो कम बनाए जा सकते हैं। इनका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ब्रायोफाइट का। इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस का मतलब ये होता है कि ये एनवायरनमेंट को, अर्थ को, इन सब को, इकोलॉजी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट देते हैं। क्या क्या बेनिफिट देते हैं कि मान लो कोई नया एरिया डेवलप हो रहा है और उस नए एरिया में जब भी सबसे पहले जो है वो लिविंग डेवलप होंगे तो उसमें वहाँ पर लाइकेन और मोसेस जो है वो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो मोसेस होते हैं वो किसी भी सॉइल के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं ग्रास की तरह। जब भी वहाँ पर हैवी वाटर देखने को मिलता है तो उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन होता है वो नहीं होता है। इसके अलावा ये जो मोसेज होते हैं इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। तो जब भी किसी लिविंग को हमें ट्रांसफर करना हो, ठीक है, मान लो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट प्रेजेंट है, इनको हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो मोसेज में इसको जो है वो रैप करके भेज दिया जाता है, क्योंकि मोसेज जो है उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। तो ये ब्रायोफाइट का बेनिफिट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट्स की। देखो अभी तक हमने ये देखा कि जो एल्गी होते हैं उनमें भी मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट होती है, और जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें भी मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट होती है। लेकिन टेरिडोफाइट जो है वहाँ तक आने आते आते चेंज हो जाती है। टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब इनसे पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन, मतलब मेन प्लांट बॉडी से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में दो तरीके की लीफ देखने को मिलती है, एक लीफ जो फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करेगी और एक ऐसी लीव्स होती है जिनसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। अब ये जो लीफ जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है वो अकेले अकेली भी हो सकती है और इस तरीके से ग्रुप बना करके कोन जैसी स्ट्रक्चर भी बना सकती है, जिनको स्ट्रोबिलस बोलते हैं। अब ये जो टेरिडोफाइट्स है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, मतलब वैसे प्लांट, टेरिडोफाइट के ऐसे प्लांट जिनसे एक ही टाइप के स्पोर बने। उनमें क्या होता है, जैसे ये मान लो एक प्लांट है और ये होमोस्पोरस है, तो इनमें, इस प्लांट में, टेरिडोफाइट का ही प्लांट है, इसमें ये लीफ तो क्या कर देगी, फोटोसिंथेसिस कर देगी, और ये लीफ जो है वो क्या कर देंगी, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगी। तो यहाँ पे ये जो लीफ है, इन लीफ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर लगी रहती है जिनको स्पोरेंजिया बोलते हैं, और स्पोरेंजिया जो होते हैं उनमें होती है स्पोर मदर सेल। वही सेम कहानी स्पोर मदर सेल है, और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन है। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस होकर के जो है वो स्पोर बनेंगे यहीं पर बॉडी के अंदर। फिर ये स्पोरेंजिया फटेगा, स्पोर बाहर निकलेंगे और स्पोर जर्मिनेट करके जो है वो क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट बॉडी बना लेते हैं। अब गैमेटोफाइट जो बॉडी बनेगी उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी रहेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी रहेगा। मेल जो है वो वाटर के थ्रू मूव करके फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और अंदर एंटर करके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉइड कंडीशन होगी, और फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड करके मेन प्लांट बॉडी बना लेगी। ये तो होता है होमोस्पोरस में। हेटेरोस्पोरस में क्या होता है कि मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट में ये तो लीफ हो गई फोटोसिंथेसिस करने वाली, और ये जो लीफ हो गई ना, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये हो गई कॉर्न जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा। तो ये हेटेरोस्पोरस है, इसमें एक लीफ जो है वो मेल की तरह बिहेव करेगी, एक लीफ जो है वो फीमेल की तरह बिहेव करेगी। अब मेल में भी सेम कहानी होगी, यहाँ पे स्पोरेंजिया लगे होंगे, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होगी, उनमें मियोसिस होगा, स्पोर बनेगी। तो मेल वाले स्पोर तो बाहर निकल जाएंगे और मेल गैमेटोफाइट अलग से बना लेंगे, ठीक है। और मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन लगेगा, मेल सेक्स ऑर्गन लगेगा तो मेल गैमेट बनेगी। अब मेल गैमेट जो है वो किसके थ्रू, वाटर के थ्रू मूव करके फीमेल की बॉडी के अंदर आएगा, और फीमेल जो है वो मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही अटैच रहेगा, वो अलग नहीं हटेगा। यहीं पर जो है वो स्पोर बने, स्पोर ने इसी के ऊपर जो है वो जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया, और फिर यहीं पर जो है वो मेल इसके अंदर आएगा मेन प्लांट बॉडी पर ही, और फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और यंग एम्ब्रियो की स्टेज में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी है वो सेपरेट हो जाएगी, और सेपरेट होकर के फिर डिवाइड करेगी, डिवाइड करके मेन प्लांट बॉडी बना लेगी। ऐसा होता है टेरिडोफाइट्स में। देखो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में
हॉर्सटेल्स और फंस आते हैं। टेरिडोफाइट्स का मेडिसिनल पर्पज के लिए और सोइल को बांधने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल, घर को सजाने के लिए भी जो है वो टेरिडोफाइट्स का यूज किया जाता है। टेरिडोफाइट्स जो है इनको 4 क्लासेज में हम डिवाइड करते हैं। एक क्लास है इनकी सिलोप्सिडा जिसमें सिलोटम आता है, एक क्लास है लाइकोप्सिडा जिसमें सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आता है, एक फेनोप्सिडा क्लास है जिसमें इक्विसेटम आता है, एक टेरोप्सिडा क्लास है जिसमें ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियनशियम आता है। देखो यहाँ पे बता रखा है कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस जो होते हैं उनमें सिलेजिनेला, साल्विनिया एग्जाम्पल आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जिम्नोस्पर्म की। कहानी थोड़ी थोड़ी और डेवलप होती है। जो टेरिडोफाइट्स है उनमें तो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दो कंडीशन होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो है वो सिर्फ हेटेरोस्पोरस कंडीशन ही देखने को मिलती है। जो जिम्नोस्पर्म है उनमें मेनली हम दो के बारे में पढ़ते हैं, एक तो साइकस और एक पाइनस। साइकस जो है उसको आप पकड़ा से याद कर सकते हो। पकड़ा का मतलब ये है कि बेटा इसमें जो लीफ होती है वो पिन्नेटली लीव्स होती है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें तो इसमें स्टेम जो है साइकस का वो अनब्रांच्ड होता है। ये जो पाइनस है इसकी पामेटली लीव्स होती है और इसमें ब्रांच्ड जो है वो स्टेम देखने को मिलता है। इसके अलावा साइकस में जो है वो कोरेलोइड रूट्स देखने को मिलती है। पाइनस जो है उसमें माइकोराइजल रूट्स देखने को मिलती है। मेन रूट्स टैप रूट तो होंगी, इसके अलावा माइकोराइजल रूट्स जो है वो देखने को मिलती है। साइकस जो है वो डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल होते हैं। और इसके अलावा साइकस में फीमेल कौन जो है वो एब्सेंट होता है। मतलब साइकस का जो प्लांट होगा ना उसमें अगर फीमेल वाला प्लांट है तो फीमेल में ऐसे कौन नहीं बनेगा। पाइनस में जो है वो क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं पाइनस में, और इसके अलावा इसमें फीमेल के लिए भी कौन प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म को अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म में मान लो ये एक प्लांट है, ये तो हो गई फोटोसिंथेटिक लीव्स और ये हो गई मान लो रिप्रोडक्टिव लीव्स। तो मान लो ये जो है वो मेल है और ये फीमेल है। जो मेल वाली जो लीफ होती है ना जिसके ऊपर मेल, जिस पर मेल कोन लगे रहते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और जिस पर फीमेल कोन लगे रहते हैं उसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म में जो है वो डिप्लॉइड होती है, मतलब स्पोरोफिटिक होती है। तो हर एक सेल जो है वो कैसी है, यहाँ पर डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल हो चाहे मेगास्पोरोफिल हो, यहाँ पे भी हर एक सेल जो है वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। माइक्रोस्पोरोफिल पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी उनको हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोरोफिल पर जो सेल प्रेजेंट होंगी उनको बोल देते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे मेल वाले पार्ट में क्या होगा, हर एक सेल डिप्लॉइड है तो हर सेल जो है वो मियोसिस करेगी और एक सेल जो है वो चार क्या बना देगी, स्पोर बना देगी। अब स्पोर जो है उन्हीं के अंदर वो स्पोर जो है वो ही मेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करेंगे। मेल गैमेटोफाइट यहीं पर डेवलप हुआ। मेल गैमेटोफाइट में फिर माइटोसिस डिवीजन होगा और एक मेल गैमेटोफाइट में दो मेल गैमेट होंगे, लेकिन एक तो बाद में डिजनरेट हो गया, मतलब एक मेल गैमेटोफाइट में एक ही मेल गैमेट रहेगा। और ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसी को पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होगा यहाँ से और फिर एयर के थ्रू जो है वो फीमेल के पास में जाएगा। फीमेल मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही रिटेन्ड है। अब यहाँ पे फीमेल में क्या होगा कि ये जो स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, जो फीमेल से रिलेटेड जो स्पोरेंजिया है, उनमें से एक सेल जो है वो अपने आप को डेवलप करेगी और डेवलप करके वो अपने आप को मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कन्वर्ट करेगी। फिर उसमें मियोसिस होगा, एक से चार जो है वो बनेंगी। चार जो है वो स्पोर बनेंगे जिसमें तीन डिजनरेट हो जाएंगे और एक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करेगा, और इसी फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म बोलते हैं और ये मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही रिटेन्ड रहेगा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी के ऊपर जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसी के अंदर जो है वो एग का फॉर्मेशन होगा। मेल जो है वो एयर करंट के थ्रू फीमेल के अंदर आएगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद में मेल गैमेट जो है वो फीमेल के अंदर एंटर करेगा और एंटर करके फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाएगा, और ये जो बाहर हार्ड कवरिंग होगी इन स्पोरेंजिया की वो यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन कर लेंगी। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें सीड का फॉर्मेशन होता है लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इन स्पोरेंजिया के चारों तरफ जो है वो ओवरी वॉल एब्सेंट होती है।
तो ये जिम्नोस्पर्म है, ये यहाँ पे डायग्राम आपको दे रखे हैं। अब एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बता रखा है कि इस अर्थ पे जिन भी प्लांट में आपको फ्लावर देखने को मिले वो होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्लावर भी प्रेजेंट होंगे, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो भी बनेगा, सीड भी बनेगा और फ्रूट भी बनेगा। फ्रूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है और फ्लावर भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म की साइज जो है वो बहुत छोटी, वोल्फिया जितनी, और बहुत बड़े प्लांट जैसे कि 100 मीटर के यूकेलिप्टस होते हैं। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको भी हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, डायकोटिलेडन एंड मोनिकोटिलेडन। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम चैप्टर है जिसमें हमने हर एक फैक्ट को यहाँ पर कवर किया है।